नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। क्या प्रधानमंत्री मोदी को धोखे से हराने का प्लान बना है? क्या मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने अब फर्जीवाड़ा करके मोदी को फंसाने का षड्यंत्र रचा है? मोदी विरोधियों का गाली तंत्र, मोदी के खिलाफ हेट स्टोरी वाला षड्यंत्र, क्या यही है 2024 में मोदी के सियासी दुश्मनों का चुनावी मंत्र? स्टालिन, हिटलर, मुसोलिनी, मोहम्मद गद्दाफी, सद्दाम हुसैन, आज मोदी विरोधी मोर्चे ने ये सारे नाम एक बार फिर लिए। वो भी एक बार नहीं, बार बार रिपीट किए। एक जगह नहीं, एक टाइमलाइन पर नहीं, कई जगह ये सारे नाम फिट किए गए। तो क्या अब मोदी विरोधी मोर्चे में शामिल सारे टॉप लीडर्स वो काम करने लगे हैं जो ट्रोल आर्मी करती है? मोदी को बदनाम करने के लिए अब तक जो काम आउटसोर्स किया जाता था, क्या अब वही काम मोदी के विरोधी ऑथेंटिक तरीके से करने लगे हैं? खुलेआम मोदी की कौन सी एडिटेड फोटो घुमाई जा रही है? मोदी के खिलाफ कौन सी नई नई फेक थ्योरीज दी जा रही हैं? विरोधियों के सारे प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करने वाली यह रिपोर्ट देखिए। गाली तंत्र वाला षड्यंत्र, क्या 24 के लिए मोदी विरोधियों का यही है चुनावी मंत्र? खबर गर्म है कि चीन में चर्चा है। चीन अगर किसी से घबराता है तो वो भारत है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं। तो क्या चीन के बारे में विपक्ष बार बार झूठ बोलता है? क्या मोदी को हराना है, इसलिए विरोधी दिन रात सिर्फ गालियों की बौछार कर रहे हैं? सोचिए, चाइनीज खुद लिखते हैं, चीन में भारत के प्रधानमंत्री को मोदी लाओशियान के नाम से पुकारा जा रहा है। लाओशियान का इस्तेमाल अनोखी क्षमताओं वाले लोगों के लिए किया जाता है। चीन भी मानता है कि मोदी अलग है, अद्भुत है। पूरी डिटेल आगे देंगे। पहले जरा मोदी विरोधियों के नए पॉलिटिकल नैरेटिव को डिकोड करते हैं। हर घंटे चीन की बीन बजाने वाले मोदी विरोधियों ने अब सारी सीमाएं लांघ दी। 89 ये कोई क्रिकेट का स्कोर नहीं, मोदी का स्कोर नहीं, ये मोदी को उनके विरोधियों की तरफ से दी गई गाली का स्कोर है। मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने एक बार फिर मर्यादाहीन शब्दों का पिटारा खोला है। प्रधानमंत्री के खिलाफ स्टालिन, हिटलर, मुसोलिनी, किम इल सुंग, मोहम्मद गद्दाफी, सद्दाम हुसैन जैसों का नाम फिर से रिपीट किया गया है। जिन्होंने ये नामकरण का नया पॉलिटिकल बिजनेस शुरू किया है, जरा उनकी भी पोल थोड़ी देर में खोलेंगे। ये सारे नाम राहुल के खासम खास जयराम रमेश की टाइमलाइन पर है। सीक्वेंस में सारे नंबर देख लीजिए, सारे नाम पढ़ लीजिए। मोदी को गाली दे देकर चुनावी मैदान में कांग्रेस की रस्सी जल गई, लेकिन बल नहीं गया। दुनिया भर के तानाशाहों से मोदी की तुलना कर करके कांग्रेस हारती चली गई, लेकिन अकड़ नहीं गई। मगर अब की बार कांग्रेस ने लाइन क्रॉस कर दी है। मोदी की डॉक्टर्ड इमेज वायरल करा दी है। ये देखिए, मोदी की ओरिजिनल इमेज क्या थी। अहमदाबाद में बीसीसीआई सचिव जय शाह ने भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों के 75 साल पूरे होने पर मोदी को एक कोलाज गिफ्ट किया, लेकिन कांग्रेस के इकोसिस्टम ने उसे एडिट करके मोदी की जगह जिनपिंग का चेहरा फिट कर दिया और जय शाह की जगह मोदी का चेहरा फिट कर दिया। अब जयराम रमेश ने जो लिखा उसकी पहली लाइन पढ़िए। पीएम को अपने नाम के स्टेडियम में अपनी तस्वीर से खुद को सम्मानित करवाना, और इसके नीचे कांग्रेस के नेता ने मुसोलिनी, गद्दाफी फिट कर डाले। जयराम रमेश ने मोदी को टारगेट करने के लिए एजेंडा तो चला दिया, मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि जो तस्वीर भारत और ऑस्ट्रेलिया के पीएम को गिफ्ट के तौर पर मिली, दरअसल उस तस्वीर में उन सभी क्रिकेटर्स का फोटो कोलाज था जिन्होंने 75 सालों के इतिहास में दोनों देशों की टीम की तरफ से पार्टिसिपेट किया। मोदी के खिलाफ फॉल्स नैरेटिव बनाने के लिए, प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने एक और तस्वीर घुमाई। मोदी के आई लुक पर सियासी बात फैलाई, मगर इन लोगों को ये तक नहीं पता कि एक सेकंड में 24 फ्रेम होते हैं। किसी भी फ्रेम को आप स्टिल कर सकते हैं। अब ये सोचिए कि अगर किसी ने एक सेकंड में अपनी गर्दन घुमाई तो कितने अलग अलग फ्रेम निकल सकते हैं। लेकिन पूर्वाग्रह से पीड़ित मोदी विरोधी एजेंडे के तहत उसी फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं जो उनको सूट करता है। एक और सैंपल देखिए। कांग्रेस मोदी और अडानी की तस्वीर फिट करके बेटर हाफ बनाम बिटर हाफ वाला नैरेटिव फैलाती है। मोदी पर हमले के लिए राहुल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अडानी एंड वाला एजेंडा चलाते हैं, मगर यही कांग्रेस ये नहीं बताती कि 2012 में जब इसी स्टेडियम में एक क्रिकेट मैच हो रहा था, तब टिकट पर अडानी लोअर पवेलियन क्यों लिखा था।
उस वक्त यूपीए की सरकार ने स्टेडियम के लोअर पवेलियन को अडानी को क्यों बेचा था? यानी मोदी विरोधियों की ये टोली जितनी भोली बनने की कोशिश करती है उतनी भोली है नहीं, वो कहीं ज्यादा शातिर है। और टारगेट पर एक अकेले नरेंद्र मोदी ही हैं। मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करे। राहुल के लिए ताली और मोदी को हर बार गाली। लगता है कांग्रेस 24 तक इसी पैटर्न पर चलेगी। चुनाव में हार पर हार मिले लेकिन वो नहीं सुधरेगी, अपनी गलतियों से सबक नहीं लेगी। उदाहरण देखिए, 2014 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हारी। उसी साल 8 राज्यों के चुनाव हुए, 7 में कांग्रेस हारी। अरुणाचल में जीत मिली, बाद में कांग्रेस वो भी गवा बैठी। 2015 में दिल्ली और बिहार में चुनाव हुए, कांग्रेस का दिल्ली में सुपड़ा साफ हो गया, एक भी सीट नहीं मिली। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, बाद में वो गठबंधन भी टूट गया। 2016 में 5 चुनाव हुए, सिर्फ एक में कांग्रेस को जीत मिली। 2017 में 7 चुनाव हुए, सिर्फ पंजाब में जीत मिली, बाकी सब कांग्रेस हार गई। 2018 में 9 चुनाव हुए, कांग्रेस ने 4 में सरकार बनाई मगर 2 में गवा भी दी। 2019 में लोकसभा में कांग्रेस हारी, 7 राज्यों के चुनाव में से 5 राज्य गंवाए, 2 राज्यों में पार्टनर बनकर सरकार चलाई। 2020 में 2 चुनाव हुए, दोनों में कांग्रेस हारी। 2021 में 5 चुनाव हुए, 4 में कांग्रेस हारी, सिर्फ एक में जीत मिली। 2022 में 7 चुनाव हुए, 6 में कांग्रेस साफ हो गई, एक में उसे जीत मिली। और 2023 में अब तक 3 चुनाव हुए हैं और तीनों में कांग्रेस कहीं नहीं है। यानी 14 से अब तक के 9 साल में कांग्रेस का पूरा फोकस मोदी को गाली देने पर ही केंद्रित रहा। नतीजा ये हुआ कि इस दौरान कुल 53 विधानसभा चुनाव हुए और राहुल का स्ट्राइक रेट 20% से भी कम रहा। कांग्रेस के नेता कोई मेरी जाति को लेकर के सवाल पूछे, मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा। ये बोलने वाला कोई भी हो, लेकिन बुलवाने वाला तो नामदार ही होता है। उनके इशारे पर, उनके इरादे पर कुछ नहीं होता है। ऐसा कांग्रेस को सब मालूम है किसके कहने पर होता है। लोगों का गुस्सा नजर आया तो उनको सस्पेंड किया और 2 महीने के बाद आ गले लग जा, आ गले लग जा। क्यों? अरे क्यों लोगों की आंख में धूल झोंकते हो? मोदी ने बार बार समझाया, चेताया, लेकिन विरोधियों को समझ में नहीं आया और मोदी के कट्टर दुश्मन अभी भी नहीं सुधरे हैं। तो क्या अब फर्जीवाड़ा करके मोदी को फंसाने का प्लान बना है? क्या मोदी को धोखे से 24 में हराने का प्लान बना है? लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि अब मोदी के टॉप विरोधी वो काम करने लगे हैं जो अमूमन ट्रोल आर्मी करती है। यानी अब वो खुद ही ट्रोलर इन चीफ बन गए हैं। मोदी को बदनाम करने वाला जो काम अब तक आउटसोर्स किया जाता था, अब वही काम कांग्रेस का इकोसिस्टम ऑथेंटिक तरीके से करने लगा है। चलिए 3 अलग अलग खुलासों से मोदी विरोधी इकोसिस्टम की मोदी हटाओ सोच और अप्रोच को एक्सपोज करते हैं। नंबर 1 है अडानी पर हिट जॉब करने वाले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बहाने मोदी पर अटैक करने वाली पश्चिमी मीडिया और विदेशी एजेंट्स की हिडन स्टोरी। नंबर 2 है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बहाने मोदी पर टारगेटेड अटैक करने वाले देसी और विदेशी गैंग्स की हिडन स्टोरी। और नंबर 3 है चीन का नाम फिट करके मोदी को निशाना बनाने वाले कांग्रेस की हेट स्टोरी और उसके पीछे की रियलिटी। अगर आप मोदी विरोधियों की टाइमलाइन खंगालेंगे तो आपको मोदी अडानी भाई भाई वाला टेक्स्ट मिल ही जाएगा। मोदी अडानी, अडानी मोदी वाली स्क्रिप्ट दिख ही जाएगी। अडानी पर मोदी चुप क्यों है, जवाब क्यों नहीं देते, ये कहानी भी मिल जाएगी। लेकिन आपको मोदी के दुश्मनों की टाइमलाइन पर यह हेडलाइन कहीं नहीं दिखेगी। अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों में से एक सिलिकॉन वैली बैंक पर ताला लग चुका है। बैंक के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 2 दिनों में अमेरिकी बैंकों के शेयर के मार्केट वैल्यू में $100 अरब से अधिक का नुकसान हो चुका है। लेकिन अडानी चिल्लाने वालों की टाइमलाइन पर
सन्नाटा पसरा है। सोचिए, अडानी मामले पर यही न्यूयॉर्क टाइम्स था जिसने हेडलाइन दी थी, गौतम अडानी का उदय भारत के साथ जुड़ा हुआ था और अब कई और खुलासे हो रहे हैं। मगर सिलिकॉन वैली बैंक पर ताला लगने के बाद इसी न्यूयॉर्क टाइम्स की भाषा कितनी सॉफ्ट हो गई है। उसी तरह अडानी मामले पर वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा था, गौतम अडानी मोदी के सहयोगी है, मगर जब अमेरिका में बैंक का भविष्य अधर में लटका तो ये माइल्ड रिपोर्टिंग करके बच निकला। एक और विदेशी एजेंट को देखिए, बिल एकमैन नाम के इन्वेस्टर ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की आड़ में अडानी को टारगेट किया, लेकिन अमेरिकी बैंक को डूबता देख अब यही शख्स अमेरिका की सरकार से बेल आउट पैकेज मांग रहा है। ठीक इसी तरह मोदी पर बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री आई तो मोदी के देसी और विदेशी दुश्मनों ने खूब हंगामा खड़ा किया, जगह जगह पोस्टर बांटे, टीवी लगाकर, मजमा लगाकर, भीड़ बुलाकर, चौक चौराहे पर डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण हुआ। पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश हुई, मोदी को बदनाम करने की साजिश रची गई। लेकिन अपने मुल्क में बीबीसी ने एक नई सीरीज का प्रसारण सिर्फ इसलिए रोक दिया क्योंकि उसे डर था कहीं ब्रिटेन में हिंसा ना फैल जाए, माहौल ना खराब हो जाए। और तो और बीबीसी ने एक फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर को भी सिर्फ इसलिए अवार्ड देने से रोक दिया क्योंकि उसने ब्रिटिश सरकार की असाइलम पॉलिसी का विरोध किया था। सोचिए, ये वही बीबीसी है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर इंडिया को लेक्चर देता है और मोदी को टारगेट करता है, मगर अब इन ताकतों का एजेंडा एक्सपोज हो चुका है और भारत में बैठकर इनका साथ देने वालों का भी कच्चा चिट्ठा खुल चुका है। कांग्रेस पार्टी ऐसे समय से गुजर रही है, उसको खुद नहीं पता है कि उनके नेता क्या करते हैं, उनका मीडिया सेल क्या करता है। और एक लाइन में अगर मुझे कहना हो, 140 करोड़ भारतीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, और दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो हमारे देश को कमजोर करना चाहती हैं। विदेशी धरती पर जाकर राहुल गांधी झूठ बोलते हैं और प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द कहना ही कांग्रेस पार्टी का अब चरित्र हो गया है। लेकिन गुजरात के विधानसभा चुनाव इस बात का प्रमाण है कि सत्य की जीत होती है और जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरी आस्था रखती है। गुजरात विधानसभा में बीजेपी के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो चुका है। डॉक्यूमेंट्री मामले में सख्त कार्रवाई की मांग उठने लगी है। गुजरात के छोटे से गांव वडनगर के सामान्य परिवार में जन्म लेकर पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पण कर विकास के मंत्र को हथियार बनाकर राष्ट्र विरोधी तत्वों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए विश्व फलक पर भारत का नाम सम्मान पूर्वक लिया जाए, ऐसी स्थिति का निर्माण करना क्या यह गलत बात है? जिस व्यक्ति ने तपस्या करके अपना पूरा जीवन गुजरात को, ये देश को विश्व में एक अलग स्थान देने हेतु खर्च कर दिया, इस व्यक्ति को एवं भारत देश को बदनाम करने हेतु बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के बारे में विश्व की सबसे बड़ी लोकशाही वाले भारत देश के गुजरात विधानसभा और यह विधानसभा सदन में इकट्ठा हुए सभी विधायकों को मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह योग्य है? માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી, આ 156 ધારાસભ્યોનો અવાજ નથી, આ સંપૂર્ણ ગુજરાતનો અવાજ છે માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી, ગુજરાતના એક એક વ્યક્તિનો અવાજ છે માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી। મારી આપને વિનંતી છે માનનીય અધ્યક્ષ શ્રી કે અમારી ગુજરાત વિધાનસભાના એક એક સાથી ધારાસભ્યોની આ માંગ
કેન્દ્ર સરકાર સુધી પહોંચાડવામાં આવે. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, આ ઢોંગી બીબીસી દ્વારા જે ષડયંત્ર રચવામાં આવ્યું છે તેના ખિલાફમાં કડકમાં કડક માનનીય અધ્યક્ષશ્રી એક્શન લેવામાં આવે. गुजरात विधानसभा से एंटी इंडिया प्रोजेक्ट चलाने वाले बीबीसी के खिलाफ जो आवाज निकली है, वो आवाज भारत में बैठे मोदी के उन विरोधियों के लिए भी है जिन्होंने बीबीसी की एजेंडे वाली डॉक्यूमेंट्री को मोदी के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और उसमें सियासी फायदा उठाने का प्लान बनाया. क्योंकि बात निकली है तो अब दूर तलक जाएगी. नरेंद्र भाई मोदी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है. गुजरात की और भारत की आन बान शान है. चुनी हुई सरकार के नेता होने के बावजूद किसी और देश की न्यूज एजेंसी किसी तथ्य के आधार के बिना इतने बड़े लोकतंत्र के प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री बनाए. 20 साल में जो तथ्य कई मंच पर जुटलाए गए, न्यायतंत्र की हर अदालत के अंदर जो तथ्य गलत साबित हुए, जनता ने 7-7 बार उनको जबरदस्त बहुमत से चुनाव जिताया. जनता की अदालत में भी उन पे कहे कि मोहर लगी. ऐसे मुद्दे पे कोई ऐसी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्री बनाना ये निंदनीय घटना है. गुजरात विधानसभा ने आज बिन सरकारी संकल्प को लेकर इन पे सख्त से सख्त कार्यवाही हो ऐसी मांग की है. हमने केंद्र सरकार से एक मत होकर गुजरात विधानसभा ने ये प्रार्थना की है कि इस प्रकार की गतिविधि को न चलाया जाए और उस पे सख्त से सख्त कार्यवाही हो. खुलासा नंबर 3 चीन पर है. मोदी विरोधी इकोसिस्टम सुबह उठते ही चीन चीन चिल्लाने लगता है. मोदी की एडिटेड फोटो फिट करने लगता है. लेकिन अब मोदी विरोधी टूलकिट का चीन वाला प्रोजेक्ट भी फेल होने वाला है. क्योंकि अब बीजिंग में रहने वाले एक चाइनीज पत्रकार ने बहुत बड़ा खुलासा किया है. इस पत्रकार ने लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीनी इंटरनेट पर एक निकनेम है और वो नाम है मोदी लाओशियान. लाओशियान का इस्तेमाल कुछ अनोखी क्षमताओं वाले शख्स के लिए किया जाता है. इस निकनेम का मतलब है कि चीन के सोशल मीडिया यूजर्स ये सोचते हैं कि पीएम मोदी अन्य नेताओं की तुलना में अलग और अद्भुत है. वो ये भी कहते हैं कि मोदी की कुछ नीतियां भारत की पिछली नीतियों से अलग है. चाइनीज पत्रकार ने यह भी कहा है कि मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया के प्रमुख देशों के बीच संतुलन बनाए रख सकता है. आगे ये भी कहा है कि चीनी सोशल मीडिया यूजर्स के लिए किसी विदेशी नेता को निकनेम देना दुर्लभ है. मोदी का निकनेम अन्य सभी नेताओं से ऊपर है. कंक्लूजन में चाइनीज पत्रकार लिखते हैं कि स्पष्ट रूप से मोदी ने चीनी जनता की राय को प्रभावित किया है. लाओशियान शब्द मोदी के प्रति चीनी लोगों की जटिल भावना को भी दर्शाता है, जिसमें जिज्ञासा भी है और आश्चर्य भी शामिल है. यानी भारत में मोदी विरोधी चाहे जो प्रोपेगेंडा फैलाए, हिंदुस्तान की ताकत, हिंदुस्तान के पीएम की ताकत तो पूरी दुनिया पहचान रही है, मान रही है. आज पूरा देश एक स्वर से बोल रहा है कि जब से मोदी दिल्ली में बैठे हैं, ऊपर का करप्शन का नामो निशान नहीं बचा है. अब मेरा दूसरा काम है नीचे के करप्शन को खत्म करना. जो सामान्य मानवी को रोजमर्रा की जिंदगी में तकलीफ देता है, और मैं आपको वादा करता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं ये कर सकता हूं और ये मैं करके रहूंगा. भाइयों बहनों, 2013-14 के अखबार देख लीजिए. 2013-14 के अखबार देख लीजिए. आए दिन अखबारों में क्या छपता था? 1 लाख करोड़ का घोटाला, 2 लाख करोड़ का घोटाला, कोयला का घोटाला, पनडुब्बी का घोटाला, हेलीकॉप्टर का घोटाला, 2G का घोटाला. ये घोटाले ही घोटाले आते थे कि नहीं आते थे? आते थे कि नहीं आते थे? आज भाइयों बहनों, किसी अखबार की हेडलाइन ऐसी आती है क्या? किसी अखबार की हेडलाइन आती है क्या? ज्यादा से ज्यादा आरोप क्या होता है?
मोदी की जाति कौन सी है, मोदी के पिताजी का नाम क्या है, मोदी जी की माताजी के लिए बोलो। क्या हो गया है कांग्रेस को? अरे हिम्मत हो तो मुद्दों पर मैदान में आओ। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट को लेकर राजनीतिक गर्मी बढ़ी हुई है। 4 दिन पहले अखिलेश यादव अमेठी में थे। आज अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी भी वहां पहुंच गई। बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी उम्मीदवार होंगी, यह तो तय है, लेकिन कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा यह अब तक साफ नहीं हुआ है। कांग्रेस का असमंजस इसलिए और बढ़ा हुआ है क्योंकि अखिलेश यादव ने न सिर्फ इशारा किया है बल्कि अब लगभग तय है कि अमेठी सीट पर इस बार समाजवादी पार्टी कांग्रेस को वॉकओवर नहीं देगी। अब ऐसे में पिछला चुनाव हारने के बाद क्या कांग्रेस राहुल गांधी को फिर उतारने का रिस्क लेगी? क्या कांग्रेस प्रियंका गांधी को उनके पहले ही चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले में उतारना चाहेगी? कांग्रेस की परेशानी सिर्फ इतनी भर नहीं है बल्कि यह भी है कि अगर अमेठी में कांग्रेस फंसी तो विपक्ष का लीडर बनने का जो दावा वो कर रही है उसमें बड़ा डेंट लग सकता है। अमेठी एक सीट, 3 कंटेंडर। स्मृति ईरानी अमेठी की सांसद, केंद्रीय मंत्री। राहुल गांधी 3 बार अमेठी के सांसद, पिछला चुनाव हारे। महारानी प्रजापति समाजवादी पार्टी की विधायक। चर्चा है कि 2024 की बैटल ऑफ अमेठी की सूरत ऐसी ही होने वाली है। अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी 48 घंटे के लिए अमेठी के दौरे पर हैं। इस दौरे पर स्मृति ईरानी अमेठी के लिए कई विकास योजनाओं की शुरुआत कर रही हैं। स्मृति जानती हैं कि 2019 में उन्होंने गांधी परिवार के जिस किले को ढहा दिया था उसे बरकरार रखना सबसे बड़ी चुनौती है। 2014 चुनाव में पहली बार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को पहली बार अमेठी में चुनौती दी थी, लेकिन वो 1 लाख से ज्यादा वोटों से हार गई थी। लेकिन 5 साल अमेठी से नाता बनाए रखकर 2019 में स्मृति ने राहुल गांधी को 55,000 वोटों से मात दी थी। राहुल गांधी ने पिछली बार केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ा था और जीते थे। इसीलिए 2024 में राहुल अमेठी से लड़ेंगे या नहीं ये तय नहीं है। चर्चा ये भी है कि राहुल की जगह प्रियंका गांधी को कांग्रेस अमेठी से उतार सकती है। राहुल लड़े या प्रियंका, स्मृति को पता है कि उनका मुकाबला गांधी परिवार के ही किसी शख्स से होगा, इसीलिए उनके टारगेट पर गांधी परिवार ही है। गांधी परिवार का अमेठी से सालों पुराना रिश्ता रहा है, इसीलिए वो इस सीट को आसानी से छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन कांग्रेस यहां आए उससे पहले अमेठी में अखिलेश यादव की एंट्री हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 5 मार्च को अमेठी के दौरे पर गए थे। यहाँ वो समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति की बेटी की शादी में शामिल हुए। गायत्री प्रजापति की पत्नी महारानी प्रजापति अमेठी से विधायक हैं। 6 मार्च को उन्होंने एक ट्वीट किया। अखिलेश ने महिलाओं की दुर्दशा का हवाला देते हुए लिखा था कि अमेठी से हमेशा वीआईपी जीते और हारे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ का ऐसा हाल है। लेकिन जो सबसे अहम बात अखिलेश के ट्वीट में लिखी है वो ये कि 2024 में अमेठी बड़े लोगों को नहीं बल्कि बड़े दिल वाले को चुनेगा। समाजवादी पार्टी अमेठी की गरीबी दूर करने का संकल्प लेती है। अखिलेश के इस ट्वीट के मायने क्या है? जीता हुआ सांसद वीआईपी, निशाना स्मृति ईरानी पर। हारा हुआ प्रत्याशी वीआईपी, निशाना राहुल पर। बड़े लोग नहीं बड़े दिलवाला चुनेगी अमेठी। ये बड़े दिलवाला कौन है? राहुल और स्मृति पर निशाना साधकर अखिलेश साफ संकेत दे रहे हैं कि 2024 चुनाव में समाजवादी पार्टी इस बार अमेठी से अपना प्रत्याशी उतारेगी। यानी ये तय हो चुका है कि इस बार अखिलेश अमेठी में कांग्रेस को वॉकओवर नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी जो गठबंधन है उसके साथ चुनाव लड़ने जा रही है। राहुल गांधी के साथ गठबंधन रहेगा। देखिए, जो हमारा गठबंधन है उसके साथ अमेठी के बारे में मैं समझता हूँ देश और जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं वो अमेठी को अच्छी तरह जानते हैं। अमेठी
मैं आज आने का मुझे मौका मिला। मैं पहले भी आया हूँ। मैं सबसे पहले जनता का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की मदद करके हम लोगों को विधायक जितवाए हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच एक समझौता कई साल से चला आ रहा है। 2004 से अमेठी सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। 1999 में सोनिया गांधी के खिलाफ एसपी के कुमारुज्जमा फौजी मैदान में उतरे थे। 2014 चुनाव में कांग्रेस ने मैनपुरी सीट से मुलायम के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा। 2019 में यादव परिवार के सदस्यों के लिए 4 सीटों पर कांग्रेस ने कैंडिडेट नहीं दिया था। लेकिन अब अखिलेश कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ अलायंस के बावजूद चुनाव हारने की टीस उन्हें अब भी है। अखिलेश पहले ही कह चुके हैं कि 2024 में वो 80 की 80 सीटों पर लड़ेंगे। किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से अलायंस नहीं करेंगे। यही वजह है कि वो बीजेपी पर निशाना साधते साधते कांग्रेस को भी लपेट रहे हैं। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, मैंने एक बार कहा कि ईडी है एग्जामिनेशन डेमोक्रेसी। आपको इस परीक्षा से गुजरना ही होगा। कम से कम बीजेपी कांग्रेस के रास्ते चल रही है। इस देश में जो परंपरा कांग्रेस ने डाली थी उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई नया काम नहीं कर रही। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से छापे मारना, और जो लोग छापा मारते हैं वही हश्र होगा जो कांग्रेस का हुआ है। अगर आज ये छापा मार रहे हैं तो कल बीजेपी के भी नाम लेने वाले लोग नहीं बचेंगे। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये सब सरकार के इशारे पे काम करते हैं। इसीलिए मैंने कहा आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, ये बीजेपी कांग्रेस के रास्ते है। कांग्रेस ने भी देश के बहुत सारे नेताओं पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स समय समय पे मारे हैं। उसी रास्ते पर बीजेपी है। तो बीजेपी कौन सा नया काम कर रही है? अगर कांग्रेस आज जमीन पर पहुंच गई तो कल बीजेपी जमीन पर पहुंचेगी। अखिलेश ने अमेठी के लिए उम्मीदवार भी लगभग तय कर लिया है। गायत्री प्रजापति की पत्नी और विधायक महाराजी प्रजापति को अखिलेश चुनाव में उतार सकते हैं। अमेठी को लेकर अखिलेश इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं, वो भी समझ लीजिए। 2022 विधानसभा चुनाव में अमेठी की 5 में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। गौरीगंज और अमेठी सीट से समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। सलोन सीट पर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस अमेठी की 5 सीटों में सिर्फ 1 सीट पर दूसरे नंबर पर रही थी। सिर्फ यही नहीं, यहाँ का जाति समीकरण भी अखिलेश को अपने लिए मुफीद नजर आ रहा है। अमेठी में कुल मतदाता करीब 17 लाख हैं। इसमें 34% ओबीसी हैं। ओबीसी वोटर्स में 2.5 लाख यादव हैं, 1.5 लाख मौर्य और 1 लाख कुर्मी वोटर हैं। 20% मुसलमान हैं। मुस्लिम और ओबीसी वोटर्स के इसी समीकरण के चलते अखिलेश अमेठी में महाराजी प्रजापति वाला ओबीसी कार्ड फेंकने के मूड में नजर आ रहे हैं। हालांकि चर्चा इस बात की भी हो रही है कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी से इस बार चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल करने की बात राहुल खारिज कर चुके हैं। वो बीजेपी में हैं, शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती है। मेरी विचारधारा मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है। सालों पहले मैंने फिरोज से कहा कि उसने मुझे कहा कि आरएसएस देश में बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मैंने कहा कि देखिए, आप अपने परिवार की हिस्ट्री जो है उसको आप थोड़ा पढ़िए और उसको आप समझिए, क्योंकि जो आपने मुझे बोला है, अगर आपने अपने परिवार की विचारधारा समझी तो आप ये कभी नहीं बोल सकते मुझे। वरुण है, उन्होंने एक समय, शायद आज भी,
उस विचारधारा को अपनाया, तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं ज़रूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कर नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। अगर वरुण गांधी समाजवादी पार्टी में शामिल होते भी हैं, तो इस बात की संभावना बेहद कम है कि वो अमेठी सीट से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव इस बार अमेठी में उम्मीदवार उतारेंगे, ये तो तय है। अगर ऐसा होता है तो फिर अमेठी में कई दशक बाद ट्रायंगुलर मुकाबला देखने को मिलेगा। 1980 से 2019 तक कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा रहा है। सिर्फ 1996 में बीजेपी ने अमेठी सीट जीती थी। तब गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ा था। 2019 में राहुल गांधी परिवार के दूसरे सदस्य थे जो चुनाव हारे। इससे पहले 1977 में संजय गांधी अमेठी से चुनाव हारे थे। अमेठी सीट पर अपने इसी वर्चस्व के चलते गांधी परिवार इस सीट को खाली नहीं करना चाहती, क्योंकि अमेठी और रायबरेली सीट के जरिए ही यूपी में उसका अस्तित्व बचा हुआ है। यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि 24 में राहुल अमेठी से चुनाव मैदान में उतरेंगे। कांग्रेस नेता स्मृति पर निशाना साधकर इस मुकाबले को 1-to-1 बनाने की कोशिश में हैं। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। राहुल गांधी निश्चित तौर से 2024 में वहाँ की कार्यकर्ताओं की मांग है। हम सब लोग ये निश्चित तौर से डिमांड करेंगे कि वो वहाँ पे चुनाव 24 में आके लड़े। कांग्रेस अगर बीजेपी से 1-to-1 का मुकाबला मान रही है, तो बीजेपी भी ये मानकर चल रही है कि अमेठी में अखिलेश यादव प्लेयर नहीं है। स्मृति ईरानी भी बार बार राहुल को चुनौती दे रही हैं कि वो अमेठी से ही चुनाव लड़ें। बीजेपी से स्मृति ईरानी हो या कांग्रेस से राहुल या प्रियंका, दोनों के लिए ही 1-to-1 फाइट अच्छी है। लेकिन समाजवादी पार्टी के चुनाव में कूदने से नुकसान का खतरा दोनों को ही है। पिछली बार अमेठी सीट पर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी थी। खुद प्रधानमंत्री ने स्मृति ईरानी के लिए कैंपेन किया था। 5 साल के बाद मैं अमेठी के नागरिकों के सामने नतमस्तक होकर के बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं कि बहन स्मृति ईरानी जी उम्मीदवार के रूप में आपके बीच आई थी। आपके लिए नया चेहरा था, नया परिचय था, लेकिन आपने बहुत आशीर्वाद दिए। भले हम चुनाव समय नहीं जीत पाए, लेकिन आपका दिल जीतने में हम सफल हो गए। आपने इतना प्यार दिया कि 5 साल से स्मृति जी ने इतनी मेहनत इस क्षेत्र के विकास के लिए की है। कभी आपको ये लगने नहीं दिया कि आपने उनको हराया है या जिताया है। जीते हुए से ज्यादा काम करके दिखाया है। वोट लेकर जनता को भूल जाना कुछ परिवारों की प्रवृत्ति है, कुछ लोगों की प्रवृत्ति है। वो गरीब को गरीब बनाए रखना चाहते हैं ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी हटाओ के नारे लगा सके। हम गरीब को सशक्त बना करके उसे इतनी ताकत दे रहे हैं कि वो अपनी गरीबी से तेजी से बाहर निकले। स्मृति ईरानी ने सीधे राहुल पर निशाना साधा था। एक ऐसी निर्लज व्यवहार नहीं जो कांग्रेस के कुछ चेले चपाटों ने मेरे साथ गत 5 वर्षों में ना किया हो। उनका गुस्सा मात्र इतना कि मैंने अमेठी में नामदार को चुनौती दी है। चेले चपाटों से कहना चाहूंगी, हिंदुस्तान की सामान्य परिवार की महिला में इतना दमखम है कि वो नामदारों को टक्कर भी दे और हराए भी। अभी तो शुरू हुआ है। नामदार अभी दूसरी सीट पर पहुंचे हैं। उनकी परमानेंट इस सीट से हार 13 मई को सुनिश्चित हो जाएगी। कांग्रेस के जितने चेले चपाटे मुझे जितना अपमानित करना चाहें, जितना लज्जित करना चाहें, जितना परेशान करना चाहें, उन्हें खुली छूट है। लेकिन गांठ बांध लें कि हिंदुस्तान के सामान्य परिवार की महिला एक बार जब ठान लेती है तो जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचती तब तक दम नहीं लेती है। व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न किया उस सांसद ने। आज उसी अमेठी की सेवा में, उसी अमेठी को सशक्त करने के लिए
राष्ट्रीय संगठन ने मुझे दायित्व दिया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि जिस व्यक्ति ने अमेठी के कंधे पर चढ़कर सत्ता 15 साल तक भोगी, वो व्यक्ति आज अमेठी छोड़कर किसी और लोकसभा क्षेत्र में अपना पर्चा भरने जा रहा है। अमेठी का ये अपमान और अमेठी से ये धोखा अमेठी की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जाहिर है राहुल से सीधा मुकाबला बीजेपी के लिए भी मुफीद है और गांधी परिवार के लिए भी। गांधी परिवार के लिए इस वजह से क्योंकि अमेठी सीट के जरिए वो हिंदी बेल्ट में नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो जाएंगे। ये वो बेल्ट है जहां से लोकसभा में 225 सीटें आती हैं और इन 225 सीटों में 200 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, यानी ये सीटें बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत हैं। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता से पूछताछ खत्म हुई है। सुबह 11:30 बजे से ईडी की पूछताछ चल रही थी और 8.5 घंटे की पूछताछ के बाद के कविता बाहर आई। पूछताछ के अलावा ईडी ने फोन की भी जांच की है। घोटाले में के कविता की कंपनी का भी नाम है, जिस पर अवैध तरीके से दिल्ली के शराब कारोबार में एंट्री का आरोप है। एजेंसियों का आरोप है कि एंट्री के लिए आम आदमी पार्टी और उनकी कंपनी के बीच सौदा हुआ था। आज की पूछताछ के बाद कविता को ईडी ने अब दोबारा 16 मार्च को बुलाया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।